आप उस लिस्ट को, आप उस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए अगर आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको कभी भी वीज़ा रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपको वो डायग्नोज होता है और आप उस रिपोर्ट के साथ अपना वीज़ा फाइल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा ग्रांट नहीं करेगा। बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लेट्स से कि आप अपने फादर के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं अमाउंट, तो उस सूरत में अगर आप उस ट्रांजैक्शन को शो करा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट को शो करा रहे हैं यूके वे में, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो अकाउंट किसके अकाउंट से पैसे आए हैं और वो फंड्स आपके पास आए कहाँ से। आज की हमारी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूके स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं। अब हमें भी पता है कि यूके आजकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अगर कोई सबसे ज़्यादा अच्छा वीज़ा एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वो यूके है। और लेकिन इसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा है लास्ट इनटेक में या इस इनटेक में। सितंबर 24 का जो है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। और इसमें हम लोग लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीज़ा फाइलिंग की तरफ जा रहे हैं और उनका प्रोसेस ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम उन स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, उन प्रोफाइल्स को डिस्कस करेंगे या कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसको या कोई पॉइंट्स हैं जिसको हम अवॉइड करके अपनी वीज़ा इशू को बेहतर बना सकते हैं। ऑल्दो इसकी अभी भी वीज़ा एक्सेप्टेंस ऑलमोस्ट 100% है। ऑलमोस्ट इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ऑब्वियसली बात है कि आपके प्रोफाइल के ऊपर वीज़ा ऑफिसर जो है वो डिसीजन लेता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर चैनल चलते हैं, हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके चलते हैं, तो हमें वीज़ा रेशो, हमें 100% वीज़ा ग्रांट होता है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और सबसे पहला इशू जो स्टूडेंट्स अक्सर इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा बॉदर नहीं करते, उनकी डॉक्यूमेंटेशन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई इशू होने की वजह से वीज़ा ऑफिसर उनका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स गलत हो सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो इशू आ सकता है। आइदर स्टूडेंट्स का नेम गलत हो सकता है, कई दफ़ा ऐसा होता है स्टूडेंट्स के पासपोर्ट के साथ और उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उसका नेम मैच नहीं हो रहा होता। उसके बाद जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी लिस्ट हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं, आप किसी एजेंट से भी जब कांटेक्ट कर रहे होते हैं या फिर उसके थ्रू प्रोसेस करवाते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा यूके की वेबसाइट के ऊपर भी आपको वो लिस्ट प्रोवाइड होती है। आप उस लिस्ट को, आप उस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए अगर आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको कभी भी वीज़ा रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए जिसको हम कैस भी बोलते हैं, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। और इसके अलावा आपके पास फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास हेल्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके ऊपर हम बाद में डिस्कस भी करेंगे वन बाय वन। और ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आप जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं वीज़ा के लिए एम्बेसी के टाइम। और इसमें एक चीज़ ज़रूरी ये होती है कि आप इसमें से चेक करें कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका जो वेरीफाई होता हो, ठीक है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स में नेम्स का मसला ना हो। अक्सर स्टूडेंट के इनकरेक्ट नेम होते हैं या नेम मैच नहीं हो रहे होते। और एक और बड़ा इशू फेक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अक्सर हम जो है वो देखते हैं कि एम्बेसी में बहुत बड़ा इशू आया लास्ट इनटेक में कि स्टूडेंट्स ने अपनी फेक डिग्रीज के ऊपर अप्लाई किया हुआ है और हम समझते हैं कि शायद वो अटेस्टेशन डिमांड नहीं करते तो वो पकड़ नहीं सकते इस चीज़ को। लेकिन क्योंकि हम डिजिटल स्कैन भेज रहे होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं, वो डिग्रीज हमारी वेरीफाई करते हैं, तो अगर फेक डॉक्यूमेंट कोई निकल आता है तो जो है वो ऑब्वियसली बात है कि आपकी वीज़ा रेशो के ऊपर इफेक्ट करता है। नो डाउट इसमें कुछ ऐसे भी केसेस सुनने में आया है कि हमें पता चला है कि फ़लाँ का वीज़ा लग गया, लेकिन आप ये देखें कि आपके पास वन एंड ओनली चांस होता है उसके बाद जब आप सेकेंड ट्राई दे रहे होगे फेक डॉक्यूमेंट्स की एलिगेशन के बाद, तो आपको सेकेंड चांस नहीं मिलता। अच्छा, इसमें एक सेकंड पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो हेल्थ कंसर्न का भी होता है। मैंने आपको भी बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं जिसमें टीबी टेस्ट जो है वो स्टूडेंट को ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करवाना पड़ता है। और अगर आपको वो डायग्नोज होता है और आप उस रिपोर्ट के साथ अपना वीज़ा फाइल करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा ग्रांट नहीं करेगा। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशंस आप जो है वो
कोई भी किसी भी किस्म का आपका हेल्थ कंसर्न नहीं होना चाहिए, आपके रिपोर्ट्स क्लियर होनी चाहिए और उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए। वैलिड वो 6 मंथ्स तक रिपोर्ट रहती है और वो वैलिड रिपोर्ट के साथ आप अप्लाई करें, आपका वीज़ा इशू कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम बात करें तो वीज़ा रिजेक्शन हिस्ट्री होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले किसी और कंट्री में अप्लाई कर चुके होते हैं और जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस या यूरोप में किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करते हो और आपको अनफॉर्चुनेटली वीज़ा रिजेक्शन का इशू उनकी तरफ से फेस करना पड़ता है, जो कि बड़ा कॉमन रीज़न है क्योंकि वहाँ पे हमारी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस अच्छी नहीं है, वट एवर द रीज़न इज़। लेकिन इस बात को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते कि अगर हम ना शो कराएं यूके में, अपनी वीज़ा हिस्ट्री ना शो कराएं या फिर उसको छुपा दें या उसको जो है वो वीज़ा ऑफिसर को ना बताएं तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। बेसिकली आपको जो है वो आप कभी भी अपनी वीज़ा हिस्ट्री छुपा नहीं सकते, आप उसको बताना पड़ता है, आप उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दें, आप बताएं कि आपके रिफ्यूज़ल का क्या रीज़न था और उसके बाद आप अपने इंटेंशंस जो है वो ठीक रखें। ठीक है, आपको कभी भी कोई मसला नहीं बनता, लेकिन ये है कि आप कभी भी अपनी वीज़ा हिस्ट्री को छुपा नहीं सकते। इससे आपको बल्कि जो है वो उल्टा इफ़ेक्ट होगा आपकी वीज़ा प्रोफाइल के ऊपर, ना कि इंटरव्यू ऑफिसर अगर जो है वो किसी भी पाथवे से जो है उसको फाइंड आउट वो करता है आपका वीज़ा रिजेक्शन किसी भी और कंट्री का या उसको पता चलता है तो डेफिनेटली वो इस चीज़ पे इशू करेंगे कि आपने सच नहीं बोला। तो अपनी प्रोफाइल में शो कराएं, सच बोलें, कोई ऐसा मसला नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा कोई बहुत इशू क्रिएट नहीं करते, लेकिन अगर आप उनको जो है एक्चुअल सिचुएशन से अगर आप उनको आगाह करते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी में क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर करके आ चुके होते हैं। बहुत सिमिलर होता है यूनिवर्सिटी के साथ। अगर आपने एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया हुआ है और आपके प्रिपरेशंस हैं, आप जानते हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू एम्बेसी भी आपसे कंडक्ट करती है, जिसमें वीज़ा ऑफिसर आपसे इंटरव्यू ऑफिसर आपसे आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू का बेसिक जो पर्पस होता है वो आपके इंटेंशंस जानना होता है, आप चाहते क्या हैं, आप कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज है कोर्स के बारे में या नहीं, और इसके साथ साथ आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी वो आपको जो है वो रिव्यू कर रहा होता है। लेट्स से एक स्टूडेंट है जिसने आइल्स या कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया हुआ है, उसका 6.5 बैंड है, लेकिन वीज़ा ऑफिसर के सामने वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, उसकी स्पीकिंग ठीक नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स MOI की बेसिस पे जाते हैं जिसमें उनको टेस्ट देना नहीं पड़ता, अदर लैंग्वेज टेस्ट के साथ चले जाते हैं जो कदरे आसान होते हैं, जिसमें क्या होता है कि उनकी स्पीकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं हुई होती, उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई होती। अब देखें कि ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है, ऑब्वियसली बात है कि वो आपको इस चीज़ पे इश्यू करेंगे। आपने वहाँ पर जाके एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपने स्टडी करना है, आपको बोलना नहीं आता, आप समझ नहीं पा रहे इंटरव्यू ऑफिसर को, तो आप कैसे समझते हैं कि वो आपको वीज़ा ग्रांट करेगा। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है, जब आप अपना वीज़ा फाइल कर रहे हैं या आप स्टडी के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करें। इससे भागे नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ को थोड़ा कम टाइम लगता है। अगर आप MOI की बेसिस पे जा रहे हैं तो कम से कम अपनी लिसनिंग एंड स्पीकिंग के ऊपर वर्किंग करें, ताकि आपको इंटरव्यू के टाइम पे कोई भी किसी भी किस्म का मसला ना हो। और इसके अलावा वो आपसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछते हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी ओवरव्यू कर सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चनियर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में पिन भी है, आप उसको उस प्रोफाइल को यूज़ करते हुए अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशंस भी कर सकते हैं। नंबर 5th पॉइंट आपका जो आपने माइंड में रखना होता है, दैट इज़ फाइनेंसेस। आप फाइनेंसेस मेंटेन होने चाहिए। अब ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है UKVI की, आपके पास जो है वो एक वैलिड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लिक्विड कैश के साथ, और उसमें कम से कम इतना शो हो रहा हो कि इधर आपने अगर यहाँ से पाकिस्तान से कोई फ़ी पे भी की हुई है, इनिशियल डिपॉजिट, या नहीं भी की हुई, तो जितनी भी आपकी रिमेनिंग फ़ीस है वो, और उसके साथ साथ आपका वहाँ का लिविंग एक्सपेंस भी अवेलेबल हो आपके बैंक अकाउंट में।
उसकी एक स्टेटमेंट आपने 28 दिन तक मैच्योर करनी होती है। उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि 28 दिन तक आपने जो है वो बाउंड किए हुए हैं अपने अकाउंट में पैसे, उसको होल्ड किया हुआ है। विद होल्डिंग अमाउंट के साथ आप अपनी स्टेटमेंट जो है वो देते हैं एम्बेसी को, उसको वेरीफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं और उसके साथ फिर आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा इशू आता है कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे बैंक हैं जो जैसे माइक्रो फाइनेंस बैंक है, कुछ इस तरह की लिस्ट है जो यूकेवीआई ने प्रोवाइड की हुई है, तो आप उन बैंक्स में अपने अकाउंट ना ओपन करवाएं, उनमें अपनी स्टेटमेंट ना रखवाएं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। और वर्चुअल स्टेटमेंट्स, लोन की स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। बेसिकली आपको लिक्विड कैश की स्टेटमेंट चाहिए होती है, विद होल्डिंग अमाउंट चाहिए। अगर आप उसमें ट्रांजैक्शन कर भी रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके वीज़ा ऑफिसर के माइंड में एक जो है वो डाउट आएगा कि आप जो है वो इकट्ठे पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं इतने सारे। अगर 1 से 2 ट्रांजैक्शन में आप सारे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो आपसे ऑब्वियस सी बात इस चीज़ का क्वेश्चन करेगा। आप जो भी ट्रांजैक्शन शो करा रहे हैं अपने अकाउंट में, या जो भी जैसे भी अपनी ट्रांजैक्शंस मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसको जो है वो इसी तरह मेंटेन करें कि उसके माइंड में कहीं पे भी डाउट ना आए। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हैं, आप तो वो 6 माह में मेंटेन किया, तो सारी अमाउंट 6 माह में नहीं आ गई आपके अकाउंट में। बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लेट्स से कि आप अपने फादर के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं अमाउंट, तो उस सूरत में अगर आप उस ट्रांजैक्शन को शो करा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट को शो करा रहे हैं यूकेवीआई में, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो अकाउंट किसके अकाउंट से पैसे आए हैं और वो फंड्स आपके पास आए कहाँ से। क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है यूकेवीआई का, और वो आपसे ज़रूर इस बारे में पूछता है, और इससे आपके वीज़ा में या फिर आपके डिसीजन में डिले भी हो सकता है। इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, इसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ भी कंसर्न कर सकते हैं। वो आपको अच्छे से गाइड भी कर देते हैं, क्योंकि कैश के टाइम पे भी आप जो है वो उनसे सारी इंस्ट्रक्शंस ले रहे होते हो। इसमें बेसिकली आपकी जितनी भी फीस होती है 1 साल की, उसका रिमेनिंग प्लस आप अपने एरिया का लिविंग एक्सपेंस शो कराते हो। अगर आप लंदन जा रहे हो, आपको 12,006 पाउंड्स पर एनम शो कराना होता है। और अगर आप आउटर लंदन किसी भी सिटी में जा रहे हो यूके की, तो आपको वहाँ पे 9,207 पाउंड्स शो कराने होते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना होता है। अपने पूरे प्रोसेस की टाइमलाइन को अपने बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। अभी जैसे सितंबर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, सितंबर इनटेक में जो जाना चाह रहे हैं, उनके लिए जो लास्ट चांस है वो यही है, जुलाई है। अगर उनके पास बैंक स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको पता है आपको 1 महीने के लिए बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी होती है, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत है, आपको डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने हैं, तो जो यूके का पूरा प्रोसेस है वो तकरीबन कोई 2 से ढाई माह का प्रोसेस है, अगर यूनिवर्सिटी के एंड पे और वीज़ा प्रोसेस की हम लोग बात करें। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपने ये भी ख्याल करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट, लेट्स से आप बैंक स्टेटमेंट अभी मैनेज नहीं कर पा रहे, आप चाह रहे हैं कि आपका वंस डिसीजन आ जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसर्न होते हैं कि हम अपनी अमाउंट जो है वो होल्ड नहीं कर सकते फिल वक्त, और इस तरह का कोई भी इशू आता है या फाइनेंस का कोई मसला है, तो इट्स बेटर कि आप अपनी इनटेक जो है वो डेफर कर लें, आप उसकी नेक्स्ट इनटेक ले लें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो गैप होता है वो 3 माह का गैप होता है, जनवरी और सितंबर इनटेक में। ना कि आप जो है वो लेट अप्लाई करें और अपने प्रोसेस को लेट करें, जिससे फिर इशू क्या होता है कि आपके पास वीज़ा फाइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। एम्बेसी को भी इस टाइम मैक्स जो है वो 20-25 डेज़ और 30 डेज़ का टाइम चाहिए होता है। कुछ केसेस के ऊपर ज़्यादा टाइम भी ले रही है एम्बेसी, तो आपका डिसीजन जो है वो लेट हो जाता है, जिससे होता क्या है कि फिर नॉर्मली यूनिवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाती और आपका केस विड्रॉ करना पड़ता है, या फिर वो आपको सजेशन देती हैं कि आप अपना केस विड्रॉ कर लें। केस विड्रॉ होने की सूरत में या कैश विड्रॉ होने की सूरत में आप जो है वो फिर एम्बेसी को इन्फॉर्म करते हो, या फिर अगर आप एम्बेसी को इन्फॉर्म नहीं करते तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो स्पॉन्सर लेटर है वो कैंसिल हो चुका होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम से अप्लाई किया जाना, और अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं तो आप उनसे पूरे प्रोसेस की पूरी टाइमलाइन और गाइडलाइन जो है वो बिफोर हेड लें और फिर अप्लाई करें। अगर आप इन सारे इश्यूज़ को जो है वो केयरफुली माइंड में रखते हुए अपनी वीज़ा फाइलिंग करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आपको वीज़ा ग्रांट होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए या आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो अभी हमसे कांटेक्ट करें या हमारी नियर बाय ब्रांच विजिट करें। थैंक यू।
हैं।